मेरा नाम अमित अकरम है और हम आज जून महीने की कुरुक्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे तो योजना जो मैगज़ीन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुरुक्षेत्र के जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनसे हमें मेंस के लिए डाटा मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आने की संभावना रहती है, क्यों? चूँकि एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन से पब्लिश हो रही है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा है। इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। और ये जो इस महीने की कुरुक्षेत्र है वो मेनली इम्पोर्टेंट है इसके कारण, कोऑपरेटिव्स के कारण। इसके अंदर कोऑपरेटिव्स के ऊपर एक और दो, एक या तीन, तीन आर्टिकल कोऑपरेटिव्स के ऊपर दिए हैं। और मेरा जो मेन जो मोटो है इस मैगज़ीन को डिस्कस करने का वो कोऑपरेटिव्स ही हैं। कोऑपरेटिव्स के कारण ही मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्या रीज़न है कोऑपरेटिव्स के कारण डिस्कस करने का? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया इस साल के ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया। तो आप देखिए, लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। ठीक है, मिलेट्स, तो मिलेट्स को काफ़ी तवज्जो मिली। मिलेट्स के ऊपर कई स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भी आया। और चूँकि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया और मतलब इंपॉर्टेंट ईयर था, तो इसलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। और चूँकि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने, तो इसलिए इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या रीज़न है, कोऑपरेटिव्स जो है आपके मेंस का सब्जेक्ट भी है, मतलब मेंस के सिलेबस में भी है। सिलेबस में कैसे है? इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आपकी, इंक्लूसिव ग्रोथ आपके इकोनॉमी के सिलेबस में टॉपिक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आपके हैं, और ये जो कोऑपरेटिव है ये इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। ये हम आगे देखेंगे कैसे हैं और कैसे ये अपने देश को आत्मनिर्भर, जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसको साकार करने में कोऑपरेटिव्स कैसे हेल्पफुल हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो पूरे कुरुक्षेत्र को डिस्कस करना फालतू में मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेन आर्टिकल हैं जिसको डिस्कस किया जाना ज़रूरी है और जिससे हमारे एग्जाम में हमें हेल्प मिलेगी, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। बाकी को ठीक है हम देखेंगे, लेकिन बाकी तो क्या है, इसके पेजेस जो हैं 45 से 47 पेजेस, इनको पेजेस को बढ़ने के लिए फालतू के आर्टिकल डले हुए हैं, लेकिन मेन जो आर्टिकल हमारे कोऑपरेटिव से रिलेटेड ही है। तो इसके जो एक तरह से प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को हम देखें। प्रीएम्बल क्या कह रहा है? प्रीएम्बल कहता है इन रिसेंटली इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग जापान। पहले इंडिया 5वें नंबर पे था। ठीक है, 5th पोजीशन से 4th पोजीशन पर इंडिया आ गया है। जापान को उसने पीछे छोड़ दिया, जापान और 5th नंबर पे आ गया। ठीक है, तो इट्स रेजिलियंस इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। अब चूंकि इंडिया जो एक तरह से रूरल इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है हमारी मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर जो है हमारा मोस्टली रूरल सेक्टर से आता है, तो एक तरह से रूरल इकोनॉमी है। इसलिए जो ये डेडिकेटेड किया इन्होंने इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। ठीक है, तो इस चेंज का जो हेल्प है, इस चेंज में जो हेल्प की है वो रूरल इकोनॉमी में क्या हेल्प की है, रूरल इकोनॉमी जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे शामिल हो सकता है, वो इन्होंने इस मैगजीन में दिखाया। फिर ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एग्जांपल ऑफ दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। मोदी जी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान लॉन्च किया है कि वो हम कैसे बनाएंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान विद द हेल्प ऑफ 67,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, पीएसईज की हेल्प से हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान बनाएंगे। ग्रेन स्टोरेज प्लान कैसे बनाएंगे वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो उनके पार्टिसिपेशन से ही ये संभव हो पाएगा। और जो एम है इस प्रोजेक्ट का 700 लाख टन ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज। देखिए अभी क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एफसीआई क्या करता है, हर जगह से जो किसान होते हैं उनसे एमएसपी पे खरीदता है। ठीक है, उनकी फसल, गेहूँ चावल जो भी, फिर वो एफसीआई के स्टोरेज गोदाम जो भी होते हैं, ठीक है ना, गोडाउंस में जाता है। अब एफसीआई जो है एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो अब आप देखिए, मान लो 50 से 100 किलोमीटर दूर कोई किसान, इस किसान ने क्या किया, यहाँ से अपना गेहूँ लोड किया और 100 किलोमीटर यहाँ लेके गया। ठीक है, फिर उसने यहाँ ले जाकर डाल दिया। अब इस बीच एक तो यहाँ पे इसको लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ अनलोडिंग, इस बीच में मान लो बारिश आ गई तो यहाँ खराब हो गया, यहाँ जहाँ डाला वहाँ मान लो इसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिला तो यहाँ खराब हो गया। इसने यहाँ इकट्ठा रखा और फिर सोचा कि जब एमएसपी डिक्लेयर होगी या मेरी वहाँ पे जब नंबर लगेगा या जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो इसको ले जाऊँगा, तो यहाँ इसने खेत में स्टोरेज किया। ठीक है, तो इस बीच इसका कोई खराब हो गया तो वो अलग। तो मतलब ये देखिए कि जो ग्रेन का लॉस हो रहा है, लॉस और वेस्टेज वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और अब ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, हर जगह से ग्रेन आके यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। तो अब हम अगर ऐसा कर दें कि भाई यहाँ के किसान यहाँ स्टोरेज सेंटर बना दें, आप यहाँ डाल दो, इन किसानों के लिए यहाँ दे दो, इन किसानों के लिए यहाँ दे दो, इन किसानों के लिए यहाँ दे दो, तो एक तो इनका बर्डन जो था वो कम हो गया। ठीक है, इनका बर्डन कम हो गया एफसीआई का, भाई एक स्टोरेज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनका बर्डन कम हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो घट गई, यहाँ बीच में जो खराबा होना था वो घट गया, यहाँ खराबा होना था वो घट गया। क्योंकि इस किसान के अब यहीं पे इसको अनाज लेके जाना है तो यह वेट नहीं करेगा कि मेरी गाड़ी की व्यवस्था होगी या मैं वहाँ
पहले मेरे एमएसपी डिक्लेयर हुए, वहाँ बात हुए, तब मैं उसको लेके जाऊँ। अब वो सीधा ले जाके यहाँ रख देगा, उसे पता है मुझे यहीं ले जाना है, हर बार यहीं ले जाना है। तो यहाँ जो इसका खराबा होता था वो डिक्रीज़ हो गया। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो जो मोदी जी का जो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर का, गवर्नमेंट का, उसका यही एम है कि 700 लाख टन ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ओवर 5 ईयर। ये सारा जो डेवलपमेंट है इनको नेक्स्ट 5 ईयर में डेवलप करना है, ठीक है। दिस इनिशिएटिव एम्पावर्स पीएससीज टू फंक्शन एज प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज हब। अब ये जो पीएससीज होगी, ये पीएससीज बना दी है ना, ये इनसे प्रोक्योर करेगी और स्टोरेज कर लेगी, यहाँ के किसानों से प्रोक्योर करेगी, स्टोरेज कर लेगी, यहाँ के किसानों से प्रोक्योर करेगी, स्टोरेज कर लेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, जो हमने देखा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कटने के बाद ये जो लॉसेज हुए, इनको एक तरह से डिक्रीज़ करेंगे। और वेस्टेज रोक दिया तो आप फूड सिक्योरिटी बढ़ा दिया आपने, ठीक है। और बेटर प्राइस, और इनको किसानों को बेटर कंपटीशन, बेटर प्राइस मिलेगी, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और जो AF, AIF, AMI, SM, AM, FME, ये जो स्कीम चल रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो स्कीमें हैं, ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ये जो स्कीम्स हैं, इनको इनका जो अलग अलग फंड दे रखा था, इनको इकट्ठा करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली इन्होंने क्या किया है, त्रिभुवन संघ सहकारी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया है। पहले एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट था जो आनंद के अंदर था। जब व्हाइट रिवोल्यूशन आई थी, व्हाइट रिवोल्यूशन के टाइम पे जो व्हाइट रिवोल्यूशन के प्रणेता थे वी कुरियन ने आनंद के अंदर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। अब इसका नाम चेंज करके त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया है, ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग की जा सके, अच्छे मैनेजर्स ट्रेन किए जा सके, पीएससीज को ट्रेन किया जा सके, ठीक है। द इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो गया। इसके लिए रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। काय के लिए किया, ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। आप ट्रेनिंग भी तो देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करने के लिए ये किया। ग्रास रूट इकोनॉमिक एंटरप्राइज फॉर द कल्चर ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव्स। ये जो पीएससीज होगी, इनको कैसे आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, क्योंकि पीएससी किससे बनेगी, जो लोकल जो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे या जो किसान होंगे उनसे ही तो बनेगी। अब उनको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, उनको प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, हमारे मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जो है 2002 में नई मिनिस्ट्री खोली गई थी मोदी गवर्नमेंट द्वारा, जिसके मिनिस्टर अभी अमित शाह जी, ठीक है। फिर ये जो एफर्ट्स है रूरल वुमन को एम्पावरमेंट करना है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना से करते रहेंगे। और बाय क्रिएटिंग लिंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइवलीहुड मिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इन सबको लिंक करेंगे। दिस मंथ ऑल्सो मार्क द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को योगा डे था, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये थीम थी, तो योगा को भी हमको प्रमोट करना है। एंड कमिटमेंट टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करना है। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये कैंपेन चलाया है सरकार ने। फिर द स्टोरेज सक्सेस कैप्चर इशू रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग स्पिरिट ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है। चलो, तो हम जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव्स एंड फूड सिक्योरिटी, ए गेम चेंजर ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव की स्थापना 2021 में की मोदी गवर्नमेंट। मिनिस्टर है अमित शाह जी। चूँकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, अभी मैंने आपको अपना सिस्टम बता ही दिया, पीडीएस का जो सिस्टम है वो क्या है, फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी जो प्राइमरी कंसर्न है हमारा, प्राइमरी कंसर्न ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अपने पढ़ ही रखा है, ठीक है। उसमें क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी। अब ये इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करेंगे वो हम देखेंगे लास्ट में। देखें यहाँ आएगा एक जगह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे एंटरटेन करेंगे इसके द्वारा, ये देखें, ठीक है ना, ये पीछे आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पॉसिबल पीएससी फूड ग्रेन स्टोरेज इनिशिएटिव एंड एसडीजी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, डिसेंट, इसको हम जब नीचे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इन 2023, ठीक है। आउटलाइनिंग द इनोवेटिव अप्रोच इनिशिएटिव इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी फॉर ग्रेन प्रोक्योरमेंट एंड एफिशिएंट स्टोरेज विल हेल्प रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव। तो पीएससीज के द्वारा ग्रेन प्रोक्योरमेंट और एफिशिएंट स्टोरेज से जो ये इनिशिएटिव है वो पूरा होगा। वेरियस चैलेंजेस डू एग्जिस्ट, इसमें चैलेंजेस भी हैं, क्या है क्या नहीं हम देखेंगे, कैसे करना है। ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज कैन हेल्प एंश्योर अचीविंग फूड सिक्योरिटी। और जो कोऑपरेटिव्स है वो बिकम मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज़ बनने चाहिए, ताकि जो है फ्यूचर डिमांड को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो अब देखिए इसको देखते हैं लेक्चर को। पहले थोड़ा सा कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स के बारे में देखते हैं। कोऑपरेटिव्स जैसे अमूल का आप एग्जाम्पल लो, अमूल भी एक तरह से कोऑपरेटिव है, मतलब सहयोग से चल रही है, आपसी सहयोग से। जैसे एक विलेज है, विलेज के अंदर खूब सारे जो दूध बेचने वाले लोग हैं,
अब ये क्या करते हैं, कोई कहीं दूध बेचने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का दूध बड़ा ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान लो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है, किसी के पास साधन नहीं है कि वो वहाँ तक जाके दूध दे के आए। दूध की जो डेयरी है मान लो 5 किलोमीटर दूर है गाँव से, या 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, शहर में है मान लो, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसका दूध ख़राब हो रहा है, इतना दूध पी नहीं पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ठीक है, करे क्या? तो क्या किया कोऑपरेटिव के इन सब किसानों ने मिलकर, मतलब जो पशुपालक थे इन्होंने मिलकर, या एक कोई दूसरे ग्रुप जो था पशुपालकों का, उसने क्या किया कि गाँव के अंदर एक हम कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं। और 10 किलोमीटर दूर जो मान लो बड़ी डेयरी है, यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए हम क्या करें, एक दूध की गाड़ी लगा देते हैं, या इससे टाइप कर लेते हैं कि तुझे यहाँ से, ये हमारे यहाँ से दूध लेके जाना है और हमको इतना इंसेंटिव देना है, या जो भी है ना, उससे अपन ने टर्न कर ली। अब जो ये लोग दूध लेके आ रहे हैं, इनका जो दूध ख़राब होता था, अब ये लोग क्या करेंगे, सब यहाँ दूध लेके आएंगे कोल्ड स्टोरेज पे, कोल्ड स्टोरेज पे दूध लेके आएंगे, यहाँ इनकी फैट के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट हो जाएगा दूध का, ठीक है, जो भी दर तय होगी, जो भी तय दर होगी उससे इनको पेमेंट हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो दूध स्टोरेज हुआ, वो गाड़ी आई यहाँ से और वो दूध लेके चली गई, फिर यहाँ से जो भी प्रोसेसिंग सेंटर्स थे वहाँ पे दूध चला गया। इस तरह से क्या हुआ कि जो वेस्टेज था दूध का वो बच गया, इनको बराबर टाइम टू टाइम पैसे मिलने लगे डेली, तो इनका भी जो है लाइफ स्टाइल या जो भी इनकी पॉवर्टी लाइन से ये ऊपर आए। तो इस तरह से जो ये कोऑपरेटिव थी इसने हेल्प की सोसाइटी की, है ना। तो अब हम इसको एग्रीकल्चर के उस सेटअप में देखते हैं क्या है। ये कोई गांव है ना, ये किसी किसान का खेत है, मान लो ये किसान का खेत है, किसान का किसी फसल हो गई। अब पहले तो इसने क्या किया, जैसे गरीब किसान है, अब एक गांव मान लो 50 किसान, तो 50 तो पैसे वाले होंगे नहीं, 4 या 5 पैसे वाले होंगे, बाकी 40 बिना पैसे वाले होंगे। तो जब इन्होंने फसल की बुआई करनी है, तो फसल की बुआई करने के लिए इनको या तो ये मैनुअली लगेंगे, सारे घर वाले लगेंगे, खुदाई करेंगे, लकड़ी के हल से खेत जोतेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बारिश आ जाएगी, पूरा खेत जोत भी नहीं पाएंगे, जितना जोतेंगे उसमें फसल उगा देंगे, और जो मिलेगा वो काट लेंगे। उसको मान लो टाइम पे नहीं काट पाए, टाइम पे उसको स्टोरेज के लिए नहीं पहुंचा पाए, तो वो फसल थोड़ी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो पहले आधा वो खेत बोया था, उसमें से भी आधी फसल ख़राब हो गई, और आधी को स्टोरेज करने के लिए इनके घर में जगह नहीं, फिर यहाँ स्टोरेज किया तो यहाँ ख़राब हो गई। तो कुल मिला के इनको लॉस ही लॉस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये खेत है किसान का, गांव में 50 किसानों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप ने क्या किया, 3-4 ट्रैक्टर खरीद लिए, कुछ मशीनें खरीद ली फसल कटाई के लिए और खेत की जुताई के लिए, ठीक है। और 50 जनों ने मिलकर पहले एक जने का खेत कर लिया, या 5 जनों ने खेत कर लिया, फिर इन 50 जनों ने दूसरे 5 जनों ने खेत कर लिया, फिर इन 50 जनों ने तीसरे 5 जनों कर लिया, ऐसे करके इन्होंने 10 दिन में अपना काम सबने मिलजुल के कर लिया। फिर इन 50 जनों को कोऑपरेटिव था, इन्होंने क्या किया, यहीं पे गाँव के अंदर स्टोरेज लोकेशन भी बना रखी है बढ़िया, ठीक है, जहाँ पे पूरे 50 खेतों की फसल स्टोर की जा सकती है। फिर इन्होंने आगे 2-3 गाँव की एक हायर कोऑपरेटिव बन रखी है, वहाँ पर बात हो रखी है, ठीक है। फिर इन कोऑपरेटिव्स ने क्या किया, ये फसल कटी और सारी यहाँ डाल दी, तो अब क्या हुआ, पूरा खेत का यूटिलाइजेशन हो गया, पूरे खेत में इन्होंने फसल उगा ली, ठीक है। और तो पूरा खेत टाइम पे बो लिया, वेस्टेज नहीं हुआ, कटाई के बाद वेस्टेज नहीं हुआ, लेबर कम लगी, मैकेनाइजेशन यूज़ हो गया खेत के अंदर, टाइम कम लगा, स्टोरेज हो गया, बेटर प्राइसेस मिल जाएगी और टाइम पे पैसा आ जाएगा। तो ये था कोऑपरेटिव का मॉडल, ठीक है ना। तो यही मॉडल जो है ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम आगे इसको देखेंगे। अब ये क्या कहता है, इंडिया हैज़ 11% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कल्टिवेबल एरिया 138 करोड़ हेक्टेयर एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। तो 11% पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, नहीं सॉरी 18% पॉपुलेशन है, उसके लिए 11% कल्टिवेबल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक तो मात खा रहे हम, 7% हमारे पास एरिया कम है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट विद ओनली 11% ग्लोबल कल्टिवेबल लैंड, सॉरी, इंडिया हैज़ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ 18% पॉपुलेशन। 11% लैंड से 18% पॉपुलेशन का पेड़ भरना है, ठीक है। और इंडिया टोटल फूड प्रोडक्शन इज 311 मिलियन मेट्रिक टन, वाइल द स्टोरेज कैपेसिटी इज 145 मिलियन मेट्रिक टन। अब प्रोडक्शन तो हम करें 331 मिलियन एमएमटी का, 331 एमएमटी का, और हमारे पास स्टोरेज है सिर्फ 145 एमएमटी का। तो बाकी का जो ये डिफरेंस बच रहा है 166 एमएमटी का, इसका क्या होगा, ये जाएगा या तो वेस्टेज में या लीकेज में, ठीक है ना। एक तरह से वेस्टेज ही मानो इसको। वाइल कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट अप टू 131% विद द स्टोरेज शॉर्टफॉल। कई कंट्रीज तो है कि 331 एमएमटी प्रोडक्शन कर रही है, उनके पास 550 एमएमटी का स्टोरेज है, और इंडिया के पास क्या 331 एमएमटी प्रोडक्शन कर रही है और 47% स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये मतलब इंडिया की स्थिति है। इसीलिए जो ये PSEs के द्वारा जो ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोग्राम जो है ये चलाया जा रहा है कि भाई इससे जो हमारा ये फूड ग्रेन स्टोरेज का जो गैप है, फूड स्टोरेज का गैप है, इसको कोप अप किया जा सके, इसको भरा जा सके। 47% से हम 100% से भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बनाएं, ताकि हमारा फूड वेस्टेज कम हो। फूड वेस्ट, अब ये अगर हम सफिशिएंट स्टोरेज स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो एक तो हमारे को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो नहीं होंगे, और इनएफिशिएंसी इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी हमारा सही हो जाएगा। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं वो एक तरह से इसमें वरदान साबित हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए। PSEs कैन ड्राइव दिस इनिशिएटिव, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ PSEs, इट्स इन्वॉल्वमेंट वुड बी ब्रॉडन टू द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जैसे एग्री इनपुट्स देवें। एक तो जैसे जब खेती चालू कर रहा है तो उसको कुछ इनपुट, जैसे मैकेनाइजेशन में इनपुट या उसको बीज प्रोवाइड कर दिए, या क्रेडिट देंगे, क्रेडिट मतलब उसको उधार पैसा देंगे, ठीक है तुम अभी फसल के लिए उधार लो और फसल होने के बाद वापस लौटा देवे।
मल्टीफेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, स्टोरेज स्ट्रक्चर दे देंगे उनको। देयर एंगेजमेंट इन इंश्योरिंग एंड इनेबलिंग फूड सिक्योरिटी लीड टू कम्युनिटी एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो पीएससीज का ये वर्क हम करेंगे। पोटेंशियल ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, अब जैसे अमूल का एग्जांपल इन्होंने दिया कि अमूल जो है बूस्टिंग मिल्क प्रोडक्शन इंडिया, अमूल का मॉडल जो है वो काफ़ी सक्सेस हुआ था, इसलिए अमूल का मॉडल दे रहे हैं यहाँ पे। डिपॉजिट मेंबर कैन डिपॉजिट सरप्लस गेन अवेल देमसेल्फ लोन फॉर्म ऑफ गेन। हाँ, पीएससी में क्या होगा, जैसे मान लो ये स्टोरेज था है ना, अब इसमें आपने क्या किया कि भाई गेहूँ आपने अपने दे दिए, अब वो बिके नहीं अभी तक। अब मान लो आपके खेत में पड़े रहते हैं गेहूँ, और जब तक वो नहीं बिकेंगे तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक आप दूसरी फसल नहीं बो पाओगे। तो इसके इसके एवज में अगर आपके पास आपके जो पीएससी के वहाँ स्टोरेज में अगर आपका ग्रेन पड़ा है, तो एक तरह से जो आपकी कोलेटरल हो गया वो पीएससी एक तरह से बैंक हो गई, और आपका जो ग्रेन है वो वहाँ पे कोलेटरल हो गया, तो उसके बदले में आप क्रेडिट ले सकते हैं पीएससी से, ताकि आप नई फसल बो सकें, और नई फसल बोने के बाद आपके पास उसको स्टोर करने के लिए भी जगह होगी। तो मोदी जी क्या कहते हैं, सहकार से समृद्धि, कि भाई ये सहकार से ही समृद्धि आएगी, आपस में मिलजुल के काम करेंगे तभी हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू एन एनुअल लॉस ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल फूड ग्रेन विद फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ओवर 90,000 करोड़ एनुअली। तो पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 10 से 15% हमारे ग्रेन लॉसेज होते हैं, और 90,000 करोड़ आप देखिए बहुत बड़ा नंबर है, 90,000 करोड़ का हमको लॉस होता है। तो आप ये सोचिए 90,000 करोड़ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा दें एक बार, तो ये 90,000 करोड़ का जो हर साल लॉस हो रहा है उसको तो रिड्यूस किया जा सकता है ना। तो यही काम हम पीएससी के द्वारा करना चाह रहे हैं। तो पीएससी एंड फूड सिक्योरिटी, पीएससी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड टू वेरियस प्रोग्राम इंटरवेंशन। अब जो स्कीम मैंने आपको बताई थी पीएमएफएमई, एआईएफ, इन स्कीम्स को जो इन स्कीम्स के लिए अलग अलग फंड था उसको मिलाकर ये पीएससी को दिया जा रहा है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर का। वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न दिस प्रोजेक्ट एम्स टू एड्रेस इज इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी दैट हैज हिस्टोरिकली लेड टू सिग्निफिकेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। तो इसका मेन एम यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं उसको कम करना, ठीक है। और हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो ये अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो एक तो मैंने बताया था जैसे यहाँ से उसने उठाया फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट किया फिर यहाँ डाला तो यहाँ वेस्टेज हुआ, यहाँ वेस्टेज हुआ, बीच में वेस्टेज हुआ, तो मल्टीपल हैंडलिंग के कारण एक तो लॉस हो रहा है। फिर ये देखो मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स उससे लॉस हो रहा है, प्रोड्यूस की क्वालिटी खराब हो रही है, वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। और एडिशनल जो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक जो लेके गया वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो भी क्या है फार्मर के ऊपर ही बर्डन है। अब अगर ये कॉस्ट उसकी घट जाएगी तो एक तरह से फार्मर को इंसेंटिव मिलेगा ना, फार्मर की भी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और उसकी जो क्वालिटी, ये मल्टीपल हैंडलिंग नहीं हुई ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो ग्रेन की क्वालिटी थी वो क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसको फेयर प्राइस मिल पाएगी, फेयर प्राइस मिल पाएगी तो उसकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज स्टोर पीएससी कैन फंक्शन डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एजेंसी। अब वो पीएससी क्या कर सकती है कि भाई डायरेक्ट जो गांव के अंदर है वहीं से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी कर सकती है। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे एफसीआई यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहा है ना, अब यहाँ से यहाँ तक लाया तो इसकी कॉस्ट उसमें जुड़ गई ना, तो और एक तरह से देखे तो कॉस्ट जुड़ गई, एक तरह से देखे तो फार्मर को लॉस नहीं हो रहा है, उसकी जो ग्रेन की क्वालिटी वो खराब हो गई। तो ये 11 पीएससीज का इन्होंने थोड़ा डाटा दिया है। गोडाउन कंस्ट्रक्शन एज ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द प्लान, तो ये 11 स्टेट में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। तो इन्होंने 3000 MT, 1500, 500, 550 ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, ठीक है। अब गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या रहेगी, पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग करें पहले तो। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना है, जैसे पीएससीज हैं तो उनकी ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करें मेंबर्स को, ठीक है। डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनकी जो स्किल्स हैं स्किल्स बढ़ाएं पहले आपके, उनको कैसे वर्क करना है। तो स्किल वर्क करने के लिए जैसे हमने वो त्रिभुवन सहकार यूनिवर्सिटी भी बोल दी है ना, तो पहले तो कैपेसिटी इन्हांस करें। फिर लैंड पुलिंग मैकेनिज्म, जैसे लैंड पुलिंग मैकेनिज्म मतलब 2-3 गाँव के बीच में मान लो कोई इकट्ठा करके पीएससी बनाई जा सकती है, एक गाँव की एक पीएससी बनाई जा सकती है। फिर फंडिंग प्रोसीजर सिंपल होनी चाहिए। फिर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई एंड डिजिटल डैशबोर्ड। अब जो पीएससीज हैं, हाँ तो पीएससीज का जो डाटा है उसको भी हैंडलिंग करने के लिए एआई ड्रिवन हम प्रोग्राम चला सकते हैं, उसको उससे मॉनिटर कर सकते हैं कितना स्टोरेज हुआ, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या क्रेडिट दिया, क्या क्रेडिट लिया, ठीक है। तो डाटा तो मैनेज करना पड़ेगा। तो इतने डाटा मैनेज करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जरूरी है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जरूरी है। इसके बाद में ये मॉनिटरिंग जो है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। फिर लोकल स्टोरेज के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना जरूरी है। भाई अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ लाओ। अब यहाँ क्या है कि लोगों के अंदर ट्रस्ट भी नहीं होता कि गाँव के लोगों ने मिलकर पता नहीं क्या चालू किया है और हम यहाँ फसल देंगे, हमारी फसल खराब नहीं हो जाए, हमारी फसल खा नहीं जाए, हमारी फसल कम नहीं करते, और ये लोग मिलकर पता नहीं क्या चला रहे हैं, हमको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो पहले पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है कि भाई यहाँ आपको फूड स्टोरेज करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब चीज़ें इनको बताना जरूरी है, या वहाँ जाने से क्या नुकसान होगा। तब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और वो पीएससी पे ट्रस्ट करेंगे। उनका ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है पीएससी के ऊपर, है ना। ट्रस्ट बनेगा तभी वो इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लैंड पुलिंग मैकेनिज्म, हो गया फंडिंग मैकेनिज्म, हो गया, ठीक है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जो पीएससी को एम्पावर करके इस प्रोग्राम से फूड सिक्योरिटी बढ़ा के, स्टोरेज स्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ा के आपने कैसे एसडीजी जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनको अचीव किया। नो पॉवर्टी कैसे, बेटर प्राइस रियलाइजेशन एंड एनहांस इनकम फॉर फार्मर, इंप्रूव पीडीएस टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर वेलफेयर, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू बॉटम अप अप्रोच। एक तो पहले किसान
यहाँ फसल देने जा रहा था तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस यहाँ से यहाँ वेस्टेज, यहाँ से यहाँ वेस्टेज, बीच में वेस्टेज और मल्टीपल हैंडलिंग के कारण उसकी फसल की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, तो वहाँ उसको वापस फेयर प्राइस नहीं मिल पाती थी। तो अब उसके लॉसेस कम हो गए, फेयर प्राइस मिल गई, तो उसकी एक तरह से इनकम बढ़ी ना। पहले उसके 100 रुपये लग रहे थे, अब उसके मान लो 100 रुपये नहीं लगे 90 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये बच गए, तो 10 रुपये का इन्वेस्ट करके अगली बार फसल में वापस उसको ले सकते हैं ना। ये 10 रुपये एक तरह से उनकी उसकी इनकम है ना। तो हमने पॉवर्टी रिड्यूस की है यहाँ, ठीक है। और बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हमने जो बॉटम अप, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो किसान है, फार्मर्स है, वो सबसे बॉटम पे, तो हमने सीधा सीधा उसको डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। तो नो पॉवर्टी SDG गोल एक हमने अचीव किया। फिर जीरो हंगर। जीरो हंगर कैसे? हमने देखा 90,000 करोड़ का जो फूड ग्रेन है हर साल हमारा वेस्ट होता है। तो ये 90,000 जो है, ये अगर हम बचा लेंगे ग्रेन, तो ये जो ज़रूरतमंद है उसको बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं। तो जीरो हंगर भाई, जो पहले मान लो आपके 50 लोग भूखे थे, तो अब आपने 30 लोगों का खाना बचा लिया है, तो वो 30 लोगों को बांटोगे तो 30 लोग तो गरीबी मतलब भूख से नहीं मरेंगे ना। 20 लोगों की ही भूख अब रहेगी, बाकी 30 लोगों की भूख तो आपने मिटा दी ना। तो जीरो हंगर, एनहांस फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू क्वालिटी फूड ग्रेन। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गो डाउन नेटवर्क एट द लोकल एरियाज, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये ला रहा है। कैसे ला रहा है कि आपने गोडाउन बना दिया, इसको मैनेज करने के लिए PSCs है, PSCs के अंदर आपने AI सिस्टम लगा दिया, डिजिटलाइजेशन सिस्टम लगा दिया मॉनिटर करने के लिए। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, यहाँ पे 2-3 लोग चाहिए, ये आपको स्टोरेज हैंडलिंग के लिए लोग चाहिए। तो इस एक तरह से आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया तो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ दी ना, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आपने उसमें भी हेल्प किया। SDG गोल जो 8 है आपका, वो भी एनहांस हुआ। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसेज, रूरल इनोवेशन, मॉडर्न फूड ग्रेन हैंडलिंग फैसिलिटी। आपने स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इंडस्ट्रियल एक तरह से आपने वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, गाँव का मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो एक तरह से ये भी आपका गोल जो है वो एनहांस हुआ ना। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, प्रॉपर फूड और स्टोरेज विल रिड्यूस फूड वेस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न। ठीक है, फूड स्टोरेज आपने किया और फूड वेस्टेज रोका, तो एक तरह से रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हुआ। आपने कंजप्शन भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी से किया और प्रोडक्शन भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से किया। फिर क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस बर्डन ऑन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक विल मेक द फूड सिस्टम मोर क्लाइमेट रेजिलियंट। यहाँ से यहाँ जो आप लेके जा रहे थे गाड़ी के थ्रू, तो आपने ये बचा लिया ना, ये जो एनवायरमेंट को नुकसान होना था इस धुएं से, ये बचाया ना आपने। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या हुआ कि पूरे देश में डिसेंट्रलाइजेशन से क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। एक मतलब आप भले थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन एक हेल्प हुई, आपने क्लाइमेट को बचाने के लिए एक हेल्प की। पार्टनरशिप्स, द इनिशिएटिव विल एंगेज मल्टी स्टेक होल्डर रिजल्टिंग इन पार्टनरशिप फॉर अचीविंग द गोल। PSCs के अंदर पूरे गाँव के लोग मेंबर होंगे, तो एक तरह से आपने पार्टनरशिप बनाई ना लोगों के साथ, इनिशिएटिव मल्टी स्टेक होल्डर उसके अंदर आपने इन्वॉल्व किया। तो एक तरह से ये जो कोऑपरेटिव्स का ले था, मेन यही था आपका इस पूरी मैगजीन के अंदर जो इम्पोर्टेंट आप आर्टिकल कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था कोऑपरेटिव्स का। और यही इसका सार है कि भाई हमको जो कोऑपरेटिव्स हैं, PSCs के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन करना है और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है। जो 90,000 करोड़ का जो वेस्टेज हो रहा है, उस वेस्टेज को रिड्यूस करना है, ठीक है ना, ताकि हम जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकें, उनको अचीव करने के अंदर एक हमारा योगदान दे सकें इन कोऑपरेटिव के थ्रू। तो ये जो डाटाज़ है ना, ये जो डाटाज़ हैं, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ठीक है, ये आप जो स्कीम्स आई थी ऊपर, ये जैसे SMAM, PMFA, ये स्कीम्स थोड़ा देख सकते हैं क्या है, और जैसे इस मिशन के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स को इन्वॉल्व किया गया ये देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ मान लो कोऑपरेटिव्स के अंदर मेंस के कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ डाटा यहाँ से स्टोर कर अपन मतलब यहाँ से फैच कर सकते हैं। जैसे ये जो डाटाज़ है ना, यहाँ पे शुरुआत में ये डाटा फैच कर सकते हैं यहाँ से मेंस के अंदर। बाकी इसमें कोई इस पूरी मैगजीन के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, ठीक है। तो ये मेन तो हमने फर्स्ट जो आर्टिकल था उसको डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आगे जो इस मैगजीन के हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं, और कोई इसमें बात करने वाली चीज़ है नहीं। तो ये बिल्डिंग है रेजिलिएंट कोऑपरेटिव सेक्टर, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि रिसेंट बजट के अंदर 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग अनाउंस इन रिसेंट बजट फॉर द डिमोशन ऑनगोइंग कमिटमेंट टू दिस सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव जो है एक तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथों से योगदान देने वाला है, ठीक है। लिंक बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, सोशलिज्म कैसे सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कैपिटलिज्म कैसे कि भाई सभी लोग पैसे मिला रहे हैं, और कैपिटलिस्ट मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर उधार दे दिया, आपने रिसोर्सेज उधार दे दिए, स्टोरेज फैसिलिटी उधार दे दी, तो कैपिटलिस्ट तो बन रहे हैं हम, बिजनेस भी तो कर रहे हैं। और सोशलिज्म कैसे कि सब मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव्स आर एग्रीगेटर ऑफ स्मॉल एसेट, ट्रेडिशनल स्किल सेट, इनहेरिटेड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस। एसेट बनाइए आप PSCs में और उनको हायर कीजिए, उनको रेंट पे दीजिए, ठीक है। ऑपरेटर्स स्मॉल बिजनेस यूनिट, गांव के अंदर एक स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के थ्रू काम कर रही है, लोगों को लोन दे रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं, ठीक है। आप स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं। तो ये यहाँ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनी है, ठीक है। यूनाइट्स एंड रिप्रेजेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड थ्रू इट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज। कोऑपरेटिव ओपन कम टुगेदर देयर सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स, ठीक है। कभी कभी मतलब सालाना या 2-3 साल में एक अलायंस बनी हुई है, उसकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, दूसरे देशों ने क्या किया उससे हम सीखते हैं, हमने क्या किया उससे दूसरों को सिखाते हैं, इस तरह की ये चलती रहती है। और कोई इसमें आगे चलें, इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर स्किल पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये थोड़ा सा एक है इंपॉर्टेंट।
इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर स्किल पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, जैसे ये स्कीम दे रखी है, इस स्कीम्स को देख सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई और इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये हमने बनाई है। और कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया स्किल मिशन, स्ट्राइव, स्किल सर्विसेज भी है हमारे यूपीएससी के अंदर, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई थिंक। ठीक है, फिर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल ले आए हम लोकसभा के अंदर 3 फरवरी 2025 को। इंस्टीट्यूट रूरल मैनेजमेंट है IRM में, उसको हमने चेंज कर दिया, उसका नाम आनंद को। हाँ, ये प्री में क्वेश्चन हो सकता है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ है, आनंद में है, या पूर्व में इसको क्या कहते थे, IRM में। ठीक है, बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, विकसित भारत बनाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को, कोऑपरेटिव एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सहकार से समृद्धि लाना। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री थ्रू नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये युवा स्कीम है, युवा स्कीम में क्या है कि भाई लिखो, लिखो, सब पे लिखो, फिक्शन पे लिखो, नॉन फिक्शन पे लिखो, पोइट्री लिखो, रिसर्च बेस्ड बुक लिखो। तो युवा स्कीम निकली अपने। ठीक है, ये बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी है, 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, ये तो IRM देन ह्यूज अपॉइंट ऑगमेंट द एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो क्या थी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन, पूरे देश का एक ही मिशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना है। ठीक है, और इन्होंने एक मिशन लाइफ भी चला रखा है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये प्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आप देखिए मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है या किस मिनिस्ट्री की तरह चलाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या इस बार की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। अच्छा, ये कोई UPSC स्पेसिफिक नहीं, ये स्टेट PCS के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन। तो अब आप मिशन लाइफ देखो तो मरीन पॉल्यूशन को भी आप जोड़ सकते हैं, कहाँ है मरीन के अंदर लाइफ होती है, जबकि ये अलग है। ठीक है, फिर से नो टू सिंगल प्लास्टिक यूज़, मिशन लाइफ की थीम क्या है, से नो टू सिंगल प्लास्टिक यूज़। तो ये हो गया इसका कैंपेन। अब ये जो कैंपेन चलेगा ना, जिसमें आप ये क्लीन अप ड्राइव करोगे, अवेयरनेस करोगे नुक्कड़ नाटक के थ्रू, वर्कशॉप करोगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करोगे, IC एक्टिविटीज़ करोगे, अवेयरनेस करोगे, इन सबको अपलोड भी करना है आपको मेरी लाइफ पोर्टल पर। फिर क्वेश्चन आ सकता है मेरी लाइफ पोर्टल किससे संबंधित है, अब वो कह देगा प्लास्टिक पॉल्यूशन, या स्कूली बच्चों की शिक्षा से, या कोई आपसे जुड़ा बता देगा कि भाई मैगजीन प्रमोशन से, है ना, कुछ भी आ सकता है मेरी लाइफ। तो मेरी लाइफ पोइट्री लिखने से, अब आपको लगेगा यार पोइट्री वाला ठीक लग रहा है यार, पोइट्री लिखने का हो सकता है मेरी लाइफ में, माई फादर माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा ही कुछ होगा, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है ये, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उनको अपलोड करने के लिए प्रोग्राम है। फिर एक पेड़ माँ के नाम बुद्धा जयंती पार्क से इन्होंने मोदी जी ने चालू किया था, अभी सब जगह चल रहा है पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा राजस्थान, है ना। तो फिर ये तो एक तरह से यूज़ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की जगह ये यूज़ करो। फिर गवर्नमेंट ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो यहाँ देखिए, मैंग्रोव एज गार्जियन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, यहाँ मैंग्रोव के बारे में बात की है। ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड UNDP ने मिलकर प्रोजेक्ट चलाया है टू एनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडियाज कोस्टल कम्युनिटी। अब क्या हो रहा है, ये जो मैंग्रोव होता है ना, मैंग्रोव क्या करते हैं, एक तरह से कोस्टल लाइफ और जो अर्थ की लाइफ है ना, उसको बैलेंस करके चलते हैं। मरीन लाइफ और अर्थ लाइफ आप ही मानिए। कोस्टल लाइफ अगर जैसे मैंग्रोव जो होंगे ना, अगर कहीं समुद्र किनारे या नदियों के किनारे जैसे भी ना, तो वो क्या करेंगे, एक तो जो डायरेक्ट जो तूफान आते हैं, जो भी ये प्राकृतिक आपदा होती है ना, तो उनसे जो इसके आसपास इनहेबिटेंट्स हैं उनका बचाव करते हैं। डायरेक्ट हिट नहीं होता, वो ये काफ़ी हद तक उसको रोक लेते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो होती है अंदर होती है, ये होते हैं लंबे, तो ये उसको रोकते हैं। फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी होती है, तो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी होती है तो वो भी लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। और जो फिशेज़ हैं और जो केकड़े और जो होते हैं ना, जो फिश मतलब मरीन में जो भी खाने के लायक सी फूड्स हैं, वो इनको इनहेबिटेंट्स को मिलता रहता है। तो अब क्या होता है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो मैंग्रोव है उनको काटा जा रहा है, तो ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो गई है, ये डायरेक्ट तूफान आने लगे हैं, इन लोगों को खाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कोलेब्रेशन से ये प्रोजेक्ट चलाया है। तो एक नवघर जो है, नवघर के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो क्या कह रहे हैं लोग, देखो, द मैंग्रोव स्पीसीज आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन वाटरलॉग सॉइल, हाई सैलिनिटी, क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी रिफ्यूजेज एंड एक्ट एज बायोशील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। तो एक तरह से जो ये यहाँ पे बायोशील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। एडिशनली रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉर बायोमास बेस्ड लाइवलीहुड्स। ठीक है, यहाँ से इनको खाने के लिए और जो भी है वो सामान मिल जाता है। बंगाल, वेस्ट बंगाल होल्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ मैंग्रोव 42.45%। गुजरात है, देखो इंक्रीज गुजरात में मैंग्रोव कवर बढ़ा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखो, मैंग्रोव जो नेचर का कार्बन वॉल्ट है, मैंग्रोव स्टोर 7.5 to 10 times more carbon per acre than tropical forest, और their loss contribute to 10% of global greenhouse gas emission from deforestation। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह से नेचर का कार्बन वॉल्ट है। फिर ये एक तरह से डाटा इसमें काफ़ी पुराना है, लॉन्च ऑन 5 जून 2023, ये 24-25 का डाटा।
ट्रीटमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ 3 डिग्रेडेड मैंग्रोव। तो सरकार वापस बायोडाइवर्सिटी और मैंग्रोव रिस्टोरेशन पे काम कर रही है। तो मैंग्रोव पीपल को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टॉर्म सर्जेस एंड फ्लडिंग, प्रिवेंट इरोजन एंड स्टेबलाइज कोस्ट, सपोर्ट लोकल फिशरीज, टूरिज्म, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड क्राफ्ट। तो मतलब आप ये देखिए जो मैंग्रोव्स हैं वो ये देखिए, नवगर का एक जो था यहाँ क्या बताया इन्होंने, प्रोजेक्ट फॉर्म है मैंग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी। नवगर के इन्होंने प्रोजेक्ट को मैंग्रोव को मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ब्रिंगिंग टुगेदर विलेज मेंबर्स, द ग्राम पंचायत, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप। दियर मिशन वाज टू फोल्ड, 2 मिशन थे उनके, प्रोटेक्ट द मैंग्रोव एंड रिवाइव लोकल लाइवलीहुड। वुमन ऑफन द मोस्ट अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वर प्लेस्ड एट द फोरफ्रंट, क्योंकि जो लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुई तो उससे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई किसको, वुमन को ही, तो उसको सबसे आगे रखा गया, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूज़ किया गया। थ्रू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दे लर्न सस्टेनेबल क्रैब फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, सस्टेनेबल क्रैब फार्मिंग टेक्निक सीखी, क्रिएटिंग न्यू लाइवलीहुड ग्रुप्स लाइक हेल्दी हार्वेस्ट एंड वाइल्ड क्रैब aqua farm. These group now farm mud crabs over 2 acres of coastal land while ensuring the protection of mangrove from illegal cutting. The impact was immediate. 2 एकड़ के अंदर इन्होंने क्रैब फार्म जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। इससे इनको क्या मिल रहा है, एक तो सी फूड मिल रहा है और मैंग्रोव की इलीगल कटिंग जो है वो भी रिड्यूस होगी। थ्रू अवर कैंपेन एंड ड्राइव वी हैव रेज अवेयरनेस अबाउट मैंग्रोव इज लिंक टू हेल्दी फिश कैचेज एंड लाइवलीहुड। हमने लोगों को ये बताया कि भाई मैंग्रोव काटोगे तो उसका फिश कैचिंग और लाइवलीहुड से क्या इफेक्ट है वो लोगों को समझाया। एक्सप्लेन्स रोहन पाटिल कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी है। पीपल नो लॉन्गर सी देम एज जस्ट ट्री, दे सी हिम एज प्रोटेक्टर। अब लोगों को समझ आ गया कि नहीं ये हमारा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो हमारा प्रोटेक्टर है, ये हमारे बायोशील्ड है, हमको बचाता है, हमको खाना दे रहा है, तो एक तरह से प्रोटेक्टर है, फिर इनको क्यों काटना। By 2023, one barren coastline had transformed the mangroves to tall, shielding the land from erosion storm, while the water teemed with life again. The benefit extended beyond the environment. ठीक है, earlier women worked only seasonally. Now we have employment throughout the year. Besides, earlier we had to travel far and wide for crab farming. Now we can do it locally. तो जो इनकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट थी वो अब ईयर लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। पहले ये सीजनली एम्प्लॉयड रहते थे, बाकी टाइम इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था, इनको दूसरे काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। और क्रैब लेने के लिए इनको कई मीटर कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब इन्होंने क्रैब फार्म खोल लिया यहीं पे, तो क्रैब फार्म से ये वहीं पे इनका टाइम बचत हो जाता है, इनकी लाइफ जो है वो इंप्रूव हो गई है। तो ये आपके देखिए मैंग्रोव्स का चैप्टर था। फिर क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, ये तो ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर कुछ भी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सबमिशन ठीक है। स्केलिंग अप एंटरप्राइज, ये भी कोई ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताया हुआ है, कोई खास है नहीं इसके अंदर। तो जो मेन ये हमारी कुरुक्षेत्र थी खत्म हो चुकी है। मेन जो हमारा इसके अंदर था वो क्या था, कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया है। तो ये जो कोऑपरेटिव्स का लेक्चर था वो हमारे लिए थोड़ा था। तो वैसे ही इतनी इंपॉर्टेंट कुरुक्षेत्र नहीं है इस महीने की, बस कोऑपरेटिव्स और कुछ छोटे मोटे से प्री रिलेटेड पॉइंट्स हमको इस कुरुक्षेत्र में मिले हैं। तो मुझे 1 घंटा लगभग हो गया होगा। 1 घंटा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे बस एक ही चीज़ इसमें रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आपको लेक्चर अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, आप कमेंट करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करें, पर करें। इससे क्या होगा कि अच्छा लगेगा आपको तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा, बुरा लगेगा तो भी मैं इम्प्रूव करूँगा। मुझे लेकिन पता चलेगा कि मेरी क्या कमियाँ हैं, क्योंकि मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, है ना। हो सकता है गलतियाँ हुई होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ हो सकती है गलतियाँ, श्योर हूँ मैं हुई होगी, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि मेरी गलतियों को आप धीरे धीरे रिड्यूस करें और अपने जो भी सजेशंस हैं या जो भी आप मुझसे चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।